वेलकम। लेट अस सी द फर्स्ट क्लास ऑफ कैपेसिटेंस। बड़ा ही डिफिकल्ट चैप्टर था फॉर क्लास 12 वंस अपॉन ए टाइम। जब जेई के लिए सोचा जाता है, जेई एडवांस के लिए सोचा जाता है, तो कैपेसिटेंस इज रियली टफ चैप्टर। लेकिन अभी इतना सारा पार्ट उसका डिलीट हो गया है कि अब ये सबसे ईजीएस्ट चैप्टर बन गया और मैक्सिमम 2, 3, 4 क्लास में हम लोग खत्म कर लेंगे, जबकि पहले इसको करने के लिए 7-8 क्लास रखते थे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ था, फोर्स था, आरसी ट्रांजिएंट थे, बहुत सारी चीज़ थे, वो सारी चीज़ें निकल गए। स्पेरिकल कैपेसिटर्स थे, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स थे, वो सब निकल गए। अभी सिर्फ सिंपल सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको समझना बहुत आसान भी है। उसका डिराइवेशन में भी आप देखोगे कि कॉमन मिस्टेक रहता है सारे बुक में। इन 90% बुक्स देयर इज ए कॉमन मिस्टेक इन डिराइवेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्टार्टिंग फ्रॉम दी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, जो बुक लिखा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, वहाँ से शुरू करके, एंड इट इज बीइंग फॉलोड बाय मेनी अदर ऑथर्स। तो सेम गलती को हर जगह रिपीट किया गया है। मैं वो गलती क्या है बताऊंगा, सही क्या है बताऊंगा। आंसर सही है, डिराइवेशन का प्रोसेस गलत है। ठीक है, कैपेसिटेंस जैसे आप जानते हो रेजिस्टेंस, यू हैव गॉट ए फील फॉर इट। किसी एक वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? व्हेन करंट इज ट्राइंग टू फ्लो थ्रू ए वायर, द चार्जेस आर अपियरिंग टू पास थ्रू, so they undergo several collisions with other electrons and get a opposition to flow. That is what is called resistance. Similarly, what is capacitance? आप लोग नोटिस किए होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब मैं पढ़ाया तो द एंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया आपको डाइपोल्स, जबकि काफ़ी बुक्स में और काफ़ी स्कूल्स में डाइपोल को पहले पढ़ा देते हैं। नहीं, डाइपोल्स ही कॉन्सेप्ट देगा आपका कैपेसिटेंस का, इसलिए उसको मैं लास्ट में पढ़ाता हूँ। उसको को रिलेट करके आगे बढ़ूंगा। कुछ चीजें समझ लेते हैं, लिखना नहीं है, खाली देखना है और सुनना है। जब हम किसी एक डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं, डाइलेक्ट्रिक किसको कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक मींस एन इंसुलेटर व्हिच हैज गॉट डाइपोल्स। जिसमें डाइपोल्स है उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहेंगे। क्या सब में डाइपोल नहीं है? नहीं है, सब में डाइपोल नहीं है। तो कोई इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक इज ऑलवेज इंसुलेटर। अब वो डाइपोल्स प्रैक्टिकली कैसे एग्जिस्ट करते हैं हम लोग पढ़ें। इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये मान लो -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, तो दिस इज व्हाट ये डाइपोल। इसका डाइपोल मोमेंट होता था q इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। बट हाउ कम प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल कि ये दो चार्ज इतने नजदीक होने के बावजूद, नहीं सोचो, एक बिल्ली है, इधर दूध की कटोरी रखा है, पास रखें, फिर भी एक दूसरे को नहीं खा रहा है, क्या मतलब हुआ उसका? हो नहीं सकता ऐसे। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मतलब देयर मस्ट बी स्ट्रांग अट्रैक्शन। तो फिर ये दोनों एक दूसरे में क्यों न्यूट्रलाइज नहीं हो रहे? हाउ प्रैक्टिकली सच ए थिंग एग्जिस्ट, इसकी जानकारी आपको कैपेसिटेंस का आइडिया देगा। जब हम किसी एक एटम की बात करते हैं या फिर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, मान लो कि कोई एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन डिफरेंट एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उसके चारों तरफ, कोई गोल गोल घूम रहा है। आप जानते हो हाइड्रोजन लाइक एटम में गोल गोल घूमते हैं, बाकी सब में गोल गोल नहीं घूमते हैं, वो इलेक्ट्रिकल पाथ पे घूमते हैं। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, सपोज, जस्ट हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन। तो ये सारा जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। दिस इज द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मतलब लगेगा कि सारा का सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है। सारा का सारा नेगेटिव चार्ज मतलब अगर इसका एटॉमिक नंबर Z है तो पॉजिटिव चार्ज है Z इंटू E। तो ये इलेक्ट्रॉन कितना है? ये है -Z इंटू E। मतलब यहाँ पर ZE पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर ZE नेगेटिव चार्ज है। सो यू सी द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डज नॉट कोइंसाइड विद द न्यूक्लियस। सो देयर इज अ स्मॉल गैप बिटवीन the two equal and opposite charges. That is what is giving you the formation of a dipole. ऐसा करके एक डाइपोल होता है। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं कि उनकी सेंटर्स जो है एग्जैक्टली न्यूक्लियस के ऊपर आ रहा है, तो देयर इज नो डाइपोल मोमेंट, नो डाइपोल। तो अकॉर्डिंगली डाइलेक्ट्रिक को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है पोलर टाइप डाइलेक्ट्रिक, दूसरा होता है नॉन पोलर टाइप डाइलेक्ट्रिक। क्या बातें समझ में आ रहा है? हाँ, कहानी सुन लो, कहानी सुन लो, क्योंकि आपको वो जो क्या है असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी करना है। हमारे मेडिकल के भी बच्चे बैठे हुए हैं, तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन एवरीथिंग।
लेकिन लिखेंगे थोड़ा सा, अभी लिखने के लिए जब कहेंगे तब लिखना। तो क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सेंटर हो सकता है कि न्यूक्लियस के साथ कोइंसाइड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। कर रहा है तो उसमें डाइपोल्स नहीं है, और नहीं कर रहा है तो उसमें डाइपोल्स है। ठीक है, तो डाइपोल्स का एग्जिस्टेंस के बारे में समझें और हम देखें कि जो डाइपोल है वो दो किस्म के होते हैं। I mean, जो डाइलेक्ट्रिक है वो दो किस्म के होते हैं, या तो उसमें डाइपोल्स रहेंगे या फिर उसमें डाइपोल्स नहीं रहेंगे। मान लो कि इसमें डाइपोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन इसमें डाइपोल्स नहीं है, तो जिसमें डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं उसको कहते हैं पोलर टाइप डाइलेक्ट्रिक, और जिसमें नहीं एग्जिस्ट करते हैं उनको कहते हैं नॉन पोलर टाइप डाइलेक्ट्रिक। नहीं पूछेगा कोई आप केमिस्ट्री का है, इसके आगे जाएंगे पोलराइजेशन, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ व्हाट इज पोलराइजेशन, तुम्हारे क्वेश्चन में आता है तो उसको बताना, इसलिए इसको बता रहा हूँ। अभी जो पोलर टाइप डाइलेक्ट्रिक है इसमें जो डाइपोल्स है वो डाइपोल्स है कैसे, हाउ दे आर एग्जिस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखोगे कि मान लो कि आपको एक बड़ा सा ग्लास जार दिया गया, बड़ा सा ग्लास जार दिया गया और उसके अंदर आप ढेर सारे बार मैग्नेट को डाल देते हो। ठीक है, 20-25 तो बार मैग्नेट को डाल दी, सेक देम, फिर निकालो तो देखोगे सारे एक दूसरे के साथ चिपक के एक बंडल बन गए, चिपक गए हैं सारे मैग्नेट्स एक दूसरे के साथ। कैसे चिपके होंगे, पक्का हर एक का साउथ पोल किसी दूसरे का नॉर्थ पोल के साथ चिपका होगा, नॉर्थ पोल तो नहीं चिपकेगा। तो ये जो बंडल ऑफ मैग्नेट्स हुआ, सब में देखोगे किसी भी मैग्नेट को ढूंढोगे तो उसका साउथ पोल किसी दूसरे का नॉर्थ पोल के साथ चिपका होगा। सिमिलरली ग्राउंड स्टेट में क्या है कि ये जो हमारे डाइपोल्स है, जिसका ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये डाइपोल्स कुछ ऐसे चिपके हुए रहते हैं, किसी का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, इसका पॉजिटिव किसी तीसरे का नेगेटिव, मतलब वो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, दे आर फॉर्मिंग क्लोज लूप्स। क्या कर रहे हैं, क्लोज लूप बना रहे हैं। इसमें तो डाइपोल है ही नहीं, इसमें डाइपोल है लेकिन फिर भी अगर सारे डाइपोल मोमेंट को जोड़ेंगे, यू नो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, बाय पॉलीगॉन लॉ रिजल्टेंट इज जीरो। मतलब डाइपोल्स तो है लेकिन डाइपोल मोमेंट जीरो है। क्या बात समझ में आया, ना इसमें डाइपोल मोमेंट है ना इसमें डाइपोल मोमेंट है, इसमें तो डाइपोल है ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सेंटर न्यूक्लियस के साथ कोइंसाइड कर रहा है। क्या बात समझ में आया, आपकी आवाज नहीं आया? यस सर। वेरी गुड, बच्चे बन जाओ, बच्चे बन जाओ तो बहुत अच्छा लर्निंग होगा। अब क्या हुआ, अब जब मैं ऐसा कोई एक डाइलेक्ट्रिक को मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं, व्हेन आई अप्लाई एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको लाके किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं दिखाया। अब ये हो गया हमारा डाइलेक्ट्रिक, इसको हमने लाया और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज किया, आई अप्लाइड ए स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा, नाउ यू नो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, a dipole of moment P will experience a torque। क्या आपको टॉर्क का फॉर्मूला मालूम है, क्या था? हाँ, P क्रॉस, अरे यार कहां पर तुम लोग फिजिक्स पढ़ते हो, सब भूल जाते हो। P क्रॉस E, और ये टॉर्क क्या करता है, डाइपोल को घुमा के इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क, ये बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क ये ऐसे घूम के इस डायरेक्शन में होने की कोशिश करेगा, है ना, ये हम जानते हैं। तो अब हुआ क्या, हुआ यूं, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, ये जो सारे डाइपोल यहाँ पर थे क्लोज लूप बना के, ये सारे डाइपोल ऐसे ऐसे अलाइन होने लगेंगे। समझ में आया क्या, द डाइपोल्स विल गेट अलाइन इन दिस डायरेक्शन। तो अब क्या हो गया, अब इसमें कुछ एक डाइपोल मोमेंट बन गया भाई, एक्सपोजिंग टू, कुछ नहीं लिखना है गोलक, कुछ नहीं लिखना है, तुम क्या लिख रहे हो, जो लिखने वाली चीजें मैं बताएंगे। तो यहाँ पर जो डाइपोल्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइनमेंट होने के कारण अब इसमें एक डाइपोल मोमेंट बन गया। क्या होता है इस केस में, नॉन पोलर टाइप की केस में, नॉन पोलर टाइप की केस में व्हेन यू अप्लाई एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसमें भी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा, इसमें जब हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
this electron cloud will experience a force in the opposite direction of electric field and the nucleus in the direction of electric field. तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सेंटर न्यूक्लियस के साथ कोइंसाइड कर रहा था, अब वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, मतलब the entire electron cloud will be shifted somewhat in this direction. मतलब अभी इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सेंटर अभी और न्यूक्लियस के पास नहीं है, कुछ यहाँ पे है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो एक डाइपोल मोमेंट इसमें भी बन गया। तो दोनों में डाइपोल मोमेंट डेवलप होते हैं, चाहे वो पोलर टाइप का हो चाहे वो नॉन पोलर टाइप का हो। दिस प्रोसेस ऑफ developing effective dipole moment in a dielectric material by exposing it to external electric field is called polarization। आपका सिलेबस में पहला लिखा है polarization, समझ में आ गया? तो पहला पॉइंट हम लोग को लिखने के लिए मिल गया, क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 1, पोलराइजेशन। The phenomenon of development of dipole moment in a dielectric by exposing it to external electric field is called polarization। तो पोलराइजेशन किसको कहते हैं, समझ में आया क्या? Yes, sir. ये बस आपको ये याद रखना है कि व्हाट इज पोलराइजेशन। बट रिमेंबर, ये जो फेनोमेनन पोलराइजेशन है ये एक फिजिकल क्वांटिटी पे, जैसे हम सरफेस टेंशन पढ़ते थे। सरफेस टेंशन क्या है? द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड बिहेव्स एज ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ये प्रॉपर्टी है। बट वो फिजिकल क्वांटिटी भी था, इट मींस द फोर्स एक्टिंग ऑन वन साइड पर यूनिट लेंथ ऑफ ए फ्री सरफेस, है ना। तो पोलराइजेशन का डेफिनेशन भी हम देख लिए और उसका ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसको कैसे लिखते हैं? पोलराइजेशन P एक वेक्टर है, इज इक्वल टू क्या? इट इज क्या हुआ? कुछ लोग इधर उधर देख रहे हैं तो दे डिस्टर्ब मी। येलो एंड ब्लैक, लास्ट बट वन बेंच। इधर उधर क्यों देख रहे हैं? हाँ, पोलराइजेशन क्या हुआ? It is क्या है पोलराइजेशन P? How you define? It is the dipole moment developed in direction of electric field per unit volume of dielectric। डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम तो देखे कि जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें डायपोल मोमेंट बनना इन दिस डायरेक्शन। सपोज ये सबका डायपोल मोमेंट जोड़ो तो नेट डायपोल मोमेंट हुआ पी नेट, ये एक वेक्टर है, बाय द वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कैपिटल P है, ये एक वेक्टर है और ये किस डायरेक्शन में हुआ? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। तो आप कहोगे पोलराइजेशन इज गिवन बाय P इक्वल टू P नेट बाय V। स्मॉल p क्या है? डाइपोल मोमेंट। क्या बात समझ में आया? हाँ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? पॉइंट नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे कैपिटल P इक्वल टू P नेट। P मतलब डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड बाय वॉल्यूम। और इसका होता है कूलम मीटर, इसका होता है मीटर क्यूब। सो ये अदरवाइज बन गया कूलम पर मीटर स्क्वायर। पोलराइजेशन का यूनिट क्या है? कूलम पर मीटर स्क्वायर। बस यही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
पोलराइजेशन क्या है, उसका यूनिट क्या है। यही दो क्वेश्चन को बताने के लिए सारा चीज बताया। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. आगे बढ़े। अब वापस चले हमारा केस में। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और ये डाइपोल्स अलाइनमेंट हो गया। आपको देखना है कि यहाँ पर जब डाइपोल ऐसे अलाइनमेंट हो गए हैं, ये सारे डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज इधर को है और इनका नेगेटिव चार्ज इधर को है। तो अगर इधर से देखोगे तो लगेगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज सरफेस है, इधर से देखोगे तो लगेगा कि नेगेटिवली चार्ज सरफेस है। ये जो सब चार्जेस आ रहे हैं दे आर बाउंड चार्जेस। अगर मैं आपको कंपेयर करूं कोई डाइलेक्ट्रिक और कोई कंडक्टर के साथ, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये डाइलेक्ट्रिक है, ये कंडक्टर है। दोनों ही केस में जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देता हूं, इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड दूंगा तो क्या होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज दिखने लगेगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज दिखने लगेगा। इसमें भी यहां पर नेगेटिव चार्ज दिखने लगेगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज दिखने लगेगा। ये जो चार्जेस यहां पर दिख रहे थे दे आर कॉल्ड फ्री चार्जेस। ये उन्हीं के इलेक्ट्रॉन हैं जिनको छोड़ के भाग गए हैं। अब इनका फैमिली टूट गया है, उनको घर बसाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो हरदम तड़प रहे हैं कहां से मिलेगा इलेक्ट्रॉन। जैसे आप इनको ग्राउंड के साथ जोड़ोगे तो तुरंत वो क्या करेंगे, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन खींच के लेंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज दिखने में पॉजिटिव है लेकिन अपना फैमिली के साथ है, क्योंकि दिस इज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल, यहाँ पर उसका अपना नेगेटिव चार्ज है। इनको अगर आप ग्राउंड के साथ जोड़ोगे तो नो करंट फ्लोज, कोई करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा। वाई? क्योंकि कोई चार्ज जा ही नहीं रहा है इसमें। समझ में आया क्या? दे आर कॉल्ड बाउंड चार्जेस, मतलब वो बंधे हुए हैं। देखने से लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज है, अब्सॉर्ब कर लेगा, नेगेटिव चार्ज को नो इट कैन नॉट अब्सॉर्ब। ये चार्जेस को कहते हैं बाउंड चार्जेस। इनको क्या कहते थे? फ्री चार्जेस। ये चार्जेस क्या थे? ये चार्ज और ये चार्ज क्या थे? फ्री चार्जेस। इस केस में ये जो चार्जेस आ रहे हैं इनको क्या कहते हैं? बाउंड चार्जेस, बंधे हुए हैं। क्या बात समझ में आया? बाउंड चार्ज किसको कहते हैं? जो फ्री नहीं है, मतलब उसको ग्राउंड के साथ जोड़ोगे तो भी न्यूट्रलाइज नहीं होगा। समझ में आया? तो ये बाउंड चार्जेस है। क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 2 आपकी सिलेबस में लिखा है बाउंड चार्ज, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? बाय अलाइनमेंट ऑफ dipoles in the dielectric, in the external electric field, equal and opposite charges appear at the two ends of dielectric। अभी तो बताया ये है डाइलेक्ट्रिक, और इक्वल और अपोजिट चार्ज क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो इसके अंदर डाइपोल्स अलाइनमेंट हो गए। डाइपोल्स अलाइनमेंट हो गया तो आपको इधर जितना पॉजिटिव चार्ज मिलेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज मिलेगा। These charges are called क्या? बाउंड चार्जेस। समझ में आया? देखो आपकी कोर्स में लिखा है बाउंड चार्ज क्या है, डाइलेक्ट्रिक क्या है, कंडक्टर क्या है। तो बाउंड चार्ज क्या है आपको समझ में आया? क्या मैं बाउंड चार्ज समझा पाया आपको? Yes. ठीक ठीक।
ठीक है, ये हो गया बाउंड चार्जेस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नोट पॉइंट नंबर 3। बिफोर वी गो फॉर दैट, अगेन गो बैक टू द डिस्कशन। आपने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक था आपके पास और आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया। हाउ यू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड? फ्लक्स पर यूनिट एरिया। मान लो कि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, मतलब थोड़े से कुछ फ्लक्स पहुंचे। तो इसके अंदर तो ढेर सारे डाइपोल्स थे, कुछ डाइपोल अलाइन हो जाएंगे और कुछ अभी रेंडम पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच नहीं रहा है। कैसे? क्योंकि जो लाइंस ऑफ फ्लक्स थे वो तो नेगेटिव चार्ज ढूंढ ढूंढ के जा रहे थे। यहाँ पर मिला तो आके ये खत्म, यहाँ पर मिला तो ये आके खत्म, यहाँ पर आया तो यहाँ पर ये खत्म, और कुछ लाइंस ऑफ फ्लक्स इसके अंदर से जा रहे हैं, है कि नहीं? जब इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं कि यहाँ पर जितना फ्लक्स पहुंचा काफी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो गए और कुछ अंदर गए, मतलब अंदर वाली फ्लक्स बाहर वाली फ्लक्स से कम है। कहने का मतलब अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। क्या बात समझ में आ रहा है? और जब ये बाहर से निकले तो ये जो अंदर से जा रहे थे वो भी निकले, ये भी निकले और ये पॉजिटिव चार्ज से भी निकले, फिर से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गया, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, लेकिन अंदर थोड़ा कम पड़ गया क्योंकि कुछ लाइंस ऑफ फ्लक्स खत्म हो जाते हैं नेगेटिव चार्ज पे आके। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने लगूंगा तो एक समय आएगा जब सारा का सारा डाइपोल हमारा अलाइनमेंट हो जाएंगे। अब और कोई अनटर्न्ड डाइपोल नहीं है, द एंटायर मटेरियल इज पोलराइज्ड। ठीक है, ये पोलराइज हो गया। अब अभी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, अब तो क्या होने वाला है देखो, मान लो कि ये हो गया डाइपोल, ये बेचारा इलेक्ट्रिक फील्ड को देख के सीधा हो गया उसकी डायरेक्शन में और कुछ लाइंस ऑफ फ्लक्स आके इसके पास खत्म हुए, लेकिन बाकी लाइंस ऑफ फ्लक्स अब भी अवेलेबल है। तो दिस डाइपोल इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? इट इज हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज हियर, नेगेटिव चार्ज हियर। आप जानते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज will experience a force in this direction due to the electric field, negative charge will experience a force in this direction। ये जो फोर्स है EQ और ये जो फोर्स है EQ, ये इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैसे तोड़ पाएंगे? ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो कि न्यूक्लियस की चारों तरफ घूम रहे हैं, ये तो न्यूक्लियस है, तोड़ नहीं पाते। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाने लगूंगा तो ये फोर्स भी बढ़ने लगेंगे। एक समय आएगा जब ये फोर्स इतना तगड़ा हो जाएंगे कि एंटायर इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस को छोड़ के अलग हो जाएगा। That electric field at which this breakdown is taking place is called breakdown strength of the material। समझ में आया? So breakdown strength किसको कहते हैं? The maximum electric field that a dielectric can withstand before breaking down or before getting punctured, before getting ruptured, and it's a irreversible process। इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, नहीं लिखेंगे। मान लो कोई डाइलेक्ट्रिक है, हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, उसकी कुछ डाइपोल्स टूट गए और उनके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़ के दूसरी जगह आ गए। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को भगा लोगे तो वापस नहीं जाएंगे क्योंकि इंसुलेटर है, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट ऑटोमेटिकली गो बैक टू द न्यूक्लियस। कंडक्टर होते तो चले जाते, अब ये नहीं जा पाएंगे, तो ये मटेरियल परमानेंटली डैमेज हो गया। क्या हो गया? ये एक इंसुलेटर है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। समझ में आया? इंसुलेटर है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड दिए कि जो डाइपोल्स ब्रेक कर गए, अब उसके अंदर क्या है? कुछ डाइपोल तो है लेकिन कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन भी इधर उधर घूम रहे हैं। सो जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है हम उसको कंडक्टर कहते हैं, और ये तो आपका इंसुलेटर है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंडक्टर जैसे बिहेव करने लगता है। तो अभी अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स फटाफट भागने लगेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रॉन चला तो आप कहोगे करंट चला, करंट चला तो उसमें हीट जनरेट होगा, I²R जिस रास्ते में गया, क्योंकि ये इंसुलेटर है, R इज वेरी हाई, I में भी स्मॉल बट R इज वेरी हाई, तो R वेरी हाई होने के कारण बहुत ज्यादा हीट जनरेट हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली जो थर्मल इंसुलेटर से वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स भी है,
इलेक्ट्रिकली जो इंसुलेटर है वो थर्मली भी इंसुलेटर होता है। लकड़ी को देखो, ये थर्मली इंसुलेटर है, एक एंड को गर्म करो तो दूसरे एंड में हीट नहीं पहुंचता है और उसमें अंदर करंट भी नहीं जाता है। तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन मूव करने के कारण जो हीट जनरेट हुआ वो भाग नहीं पाएगा, वहीं पे ही रास्ते में रहेगा और मटेरियल को पूरा जला देगा। लिटरली जो मटेरियल है वो जल जाएगा पूरा अंदर से और क्रैक कर जाएगा, परमानेंटली डैमेज इटसेल्फ। समझ में आया? तो हमें हरदम हर डाइलेक्ट्रिक को उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के नीचे, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ से नीचे का इलेक्ट्रिक फील्ड देना है। समझ में आया? उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे वो टूट जाएगा। तो अभी एक नया टर्म हम लोग देखें, क्या है वो, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। थोड़ा उसके बारे में भी देखेंगे। पॉइंट नंबर 3, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ क्या है? इट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, that a dielectric can withstand. Dielectric can withstand before it punctures, पंक्चर हो गया हम कहते हैं, और it breaks, before it breaks। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को नाम देंगे EB। क्या होता है ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ का नाम देंगे EB। एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है जिसको आप कहते हो एप्सिलॉन R, ये है ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। क्या है EB? काफी बार मैं देखा हूं यो बोर्ड एग्जाम में आता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। आपको समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो लिखो वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम। समझ में आया? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैक्सिमम ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ इज वोल्ट पर मीटर। एज ए डाटा यू कैन रिमेंबर, EB breakdown strength for air is 36 kilovolt per centimeter। 36 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। कहने का मतलब है, अगर मैं 2 इलेक्ट्रोड लेता हूं, 2 ठो इलेक्ट्रोड, और उनके बीच में गैप रखता हूं 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का गैप रखा। अब अगर इसमें, एक मिनट, ओके, अगर मैं अभी एक 2 इलेक्ट्रोड लेता हूं, उनके बीच में गैप रखता हूं 1 सेंटीमीटर का, और इसमें मैं अप्लाई करता हूं एक पोटेंशियल डिफरेंस, कितना, 36,000 वोल्ट, 36 किलोवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बीच का जो एयर है वो एयर एक डाइलेक्ट्रिक है, वो डाइलेक्ट्रिक ब्रेक कर जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को छोड़ के फ्री हो जाएंगे और चलने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन चले तो आपको होगी करंट होगा। सो यू विल फाइंड ऑटोमेटिकली करंट विल फ्लो, टच करने की कोई जरूरत नहीं है, करंट विल फ्लो। एंड जंपिंग ऑफ करंट थ्रू एयर मीडियम इज कॉल्ड स्पार्क। तो क्या होगा, स्पार्क प्रोड्यूस होगा। ऐसे पास रखोगे फटाफट देखोगे यहाँ से स्पार्किंग होने लगा है, ठीक है। और जो स्पार्क है वो स्पार्किंग करंट है, करंट इज पासिंग थ्रू एयर, एयर इज ए इंसुलेटर, सो इंसुलेटर होने के कारण बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा। I²R, क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे, I²R इज वेरी हाई। इतना सारा एयर का रेजिस्टेंस तो इनफैक्ट के बराबर लेते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल है, रेजिस्टेंस रहेगा और इतना ज्यादा हीट जनरेट होगा, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा कि उसको हम लोग वेल्डिंग में यूज करते हैं। आप देखोगे जो वेल्डिंग करता है, आपको लग रहा होगा कि वेल्डिंग करना कितना आसान है। लो कोई इलेक्ट्रोड को लेकर टच करो, स्पार्किंग हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। नो, आप करके देखो, यू कैन नॉट क्रिएट ए स्पार्क। वो लोग क्या करते हैं, उसको लेके इसको टच नहीं करवाते हैं, उसके पास पकड़ के रखते हैं, मे बी एट 0.05 मिलीमीटर गैप। तो जो वोल्टेज वो ट्रांसफार्मर से दे रहा है उसमें वो ब्रेक हो जाता है। वो छोटा सा एयर ब्रेक के कारण इसमें जो हीट होता है, इतने ज्यादा हीट होता है कि वो आयरन को भी मेल्ट कर देता है और दूसरे आयरन को हम उसमें इन्फ्यूज कर देते हैं। क्या बात समझ में आया?
कभी कभार आप स्विच, एसी का स्विच, हीटर का स्विच को बंद करते वक्त भी आप देखे होंगे, जब बंद कर रहे हो उसमें से स्पार्किंग होता है। गीजर का स्विच को बंद करते वक्त स्पार्किंग होता है। कब होता है? वो जो स्विच आया कंट्रोल करने के लिए पास में आया तो स्पार्किंग शुरू हो गया, और अगर स्विच थोड़ा लूज पड़ गया, उसका स्प्रिंग थोड़ा लूज पड़ गया तो कंटिन्यूसली स्पार्किंग होता है, क्योंकि एकदम परफेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता, थोड़ा सा गैप रह जाता है। इसलिए जो भी हाई वोल्टेज की जो स्विचेस होते हैं उसमें बहुत पावरफुल स्प्रिंग लगते हैं, पर चिपक के रहेगा, उसके साथ गैप रहेगा तो स्पार्किंग हो जाएगा। हाँ, तो हम कहाँ थे? ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ एयर कितना है? ये 36 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आया? ऐसे हर एक डाइलेक्ट्रिक का अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। एंड रिमेंबर, कॉस्ट ऑफ इंसुलेटर इज मच मोर देन कॉस्ट ऑफ कंडक्टर्स। आप जब कोई एक कॉपर वायर खरीद के लाते हो मार्केट से, मान लो कि एक वायर है, अब लाए घर में कुछ काम में लगाना है इसको, ये वायर मान लो लिया 10 रुपया, तो याद रखें कि ये 10 रुपया में से 8 रुपया है, ₹8 इज नॉट फॉर योर यूज, इट इज टू इंसुलेट। 2 रुपया का होगा वो कॉपर जो अंदर है। कॉस्ट ऑफ इंसुलेटर इज वेरी हाई। और अगर यही वायर को आपको मान लो कि 224 लाइन में यूज करना है तो ओके, यू कैन यूज इट, बट सपोज यू आर यूजिंग दिस वायर इन 11 kV लाइन, तो फिर ये जो डाइलेक्ट्रिक है काम नहीं करेगा, ये टूट जाएगा, ये इंसुलेटर रहेगा, उसके बावजूद आप पकड़ोगे तो यू विल गेट ए शॉक। समझ में आ रहा है क्या? तो कॉस्ट ऑफ इंसुलेटर, और एक डाटा के हिसाब से याद रखो, द कॉस्ट सी, कॉस्ट ऑफ इंसुलेटर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज इन विच इट इज यूज्ड। खैर, तुम लोग को नहीं चाहिए, जानने के लिए बता दी, इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो ये सब करो। तो इंसुलेटर्स आर मोर कॉस्टली देन कंडक्टर्स, ठीक है। हाँ, तो क्या बात हुआ कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, सॉरी, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज 36 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर when applied electric field is more than EB, the dielectric breaks and develops free electrons inside. क्या बात समझ में आया? क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ से भी ज्यादा हो गया तो ये ब्रेक कर जाएगा। आप वो स्वीट स्टॉल वगैरह में देखे होंगे, तो जहां पर वो मिठाई बेचते हैं वहां पर ऐसे वायलेट कलर का एक डब्बा रखते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रिल रहता है, अब देखे होगे मक्खियों को पकड़ने के लिए ऐसे रहता है, और क्या करते हैं, ये दोनों एंड को एक हाई वोल्टेज में अप्लाई कर देते हैं यूजिंग सम ट्रांसफार्मर और सम अदर टेक्निक। अब क्या हुआ कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये इधर को कनेक्टेड है और ये इधर को कनेक्टेड है, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस है। उस पोटेंशियल डिफरेंस में dV/dx प्रिंसिपल से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अब ये वायलेट कलर के लाइट, कभी कोई कौन सा कलर का लाइट ग्लो कर देते हैं, रेड कलर का लाइट कर देते हैं, तो मक्खी क्या करता है, उसको लाइट देख के वो अंदर भागता है। जैसे अंदर भागता है मक्खी, जैसे आके मक्खी ने यहाँ पे पहुंचा, ये दोनों के बीच में, सॉरी, मक्खी आके इन दोनों के बीच में पहुंचा, तो उसका डाइपोल क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो गाना गाता हुआ आप लोग आवाज सुने हो, जब मक्खी घुस जाते पुल 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 आवाज करता है, हम लोग भी सुने। काफी लोग जो देहाती लोग हैं वो कहते रहते हैं वो इतना हाई वोल्टेज में लग गया कि उसका खून पानी हो गया। खून पानी हो गया मतलब क्या हुआ कि सारे जो मॉलिक्यूल्स थे वो ब्रेक कर गए, तो डिसोसिएट हो गया, तो पहला उसका प्रॉपर्टी सारा चला गया। तो हाई वोल्टेज इज वेरी डेंजरस। रिमेंबर, अगर मेरे रूम के दोनों वॉल के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर दिया जाएगा, मैं बोलूँगा किसी को बिना छुए बीच से निकल जाऊं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हो सकता है उसमें मेरा ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ से ज्यादा है और आई विल ब्रेक, आई विल डेवलप फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा, मेरा तो हो गया, कल्याण हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो हाई वोल्टेज इज वेरी डेंजरस। तो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ क्या है समझ में आया? तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है जो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, क्या है, कैन यू कीप can you keep 1 coulomb charge
on a conducting sphere of radius 1 मीटर। सोच लो कोई कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस 1 मीटर है, मतलब डायमीटर 2 मीटर है, काफी बड़ा स्फीयर है। इमेजिन करो 2 मीटर डायमीटर वाला स्फीयर कितना बड़ा, यू कैन नॉट होल्ड इट बाय योर हैंड्स। 2 मीटर है, क्या इसके ऊपर हम 1 कूलम चार्ज रख सकते हैं? चलो सोचते हैं। व्हेन यू कीप ए 1 कूलम चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, फील्ड ऑन सरफेस क्या बन जाएगा? आप जानते हो कंडक्टिंग स्फीयर का अगर रेडियस r है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो बनता है kq/r², है कि नहीं? kq/r² है। यहाँ पर दिया गया है q 1 कूलम r 1 मीटर, तो इट इज सेम एज 9 × 10⁹ वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना? तो क्या होगा, इसकी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा 9 × 10⁹ वोल्ट पर मीटर। आपको ये भी मालूम है, ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज 36 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻² मीटर, तो ये हो गया 36 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। इतना वोल्ट में एयर ब्रेक कर जाता है, जबकि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड में एयर ब्रेक कर जाता है, जबकि आप इतने ज्यादा दिए हो 10,000 टाइम्स, नहीं 10,000 टाइम्स, ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स, 10⁴ टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो होगा क्या, इसके चारों तरफ जो एयर है वो सारे एयर ब्रेक कर जाएंगे। जैसे ब्रेक कर जाएंगे क्या हो जाएगा, उनके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। तो ये सारा इलेक्ट्रॉन अपना अपना न्यूक्लियस को छोड़ चुके हैं। अब ये चारों तरफ ऐसे ऐसे मंडरा रहे हैं, समझ में आया? अब नाउ the enveloping air around the sphere will now behave as a conductor। इसके चारों तरफ जो एयर होगा वो कंडक्टर जैसे बिहेव करने लगेगा। समझ में आया क्या? ये कंडक्टर जैसे बिहेव करेगा। तो आप जानते हो कि कंडक्टर के केस में कुछ भी चार्ज आप दो वो कहाँ रहता है, ऑन द सरफेस। तो क्या होगा, जो चार्ज आप इसको दिए थे स्फीयर को, वो सारा चार्ज कहाँ पे आ जाएंगे, दे विल बी कमिंग समवेयर हियर, यहाँ पे आ जाएंगे सारा चार्ज, वो स्फीयर को छोड़ के आ जाएंगे सरफेस पे। नाउ यू आर नॉट एबल टू कीप द चार्जेस ऑन द स्फीयर। अभी अगर कोई जोर से हवा भी चलता है तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स है वो सारे उड़ जाएंगे, और अगर आप बगल में खड़े हो वो आपके ऊपर गिरेंगे, आपके ऊपर गिरेंगे तो थ्रू यू दे विल गो टू ग्राउंड एंड यू विल सडनली गेट ए झटका, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है। समझ में आ रहा है? सो हाई वोल्टेज चीजों के पास जाना मना होता है। जहां पर भी हाई वोल्टेज है उससे दूर रहना है, क्योंकि इसके चारों तरफ की एयर हो सकता है कि आयनाइज हो गया है। क्या बात समझ में आ रहा है? तो आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे? क्या आप ये स्फीयर के ऊपर 1 कूलम चार्ज नहीं रख सकते हो? नहीं रख सकते हो। क्यों? रखोगे तो तुरंत वो आके फ्लोट करेगा इन द सरफेस ऑफ द एनवेलपिंग एयर, वो स्फीयर पे नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो एयर का ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ से ज्यादा है। तो अब आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे नो, वी कैन नॉट कीप, because the electric field at the surface becomes more than the breakdown strength of air. So the enveloping air behaves as a conductor and the charge goes to the surface of air leaving the sphere, स्फीयर को छोड़ के वो एयर की सरफेस पे चले जाएंगे।
तो आप 1 कूलम चार्ज को नहीं रख सकते। क्या बात समझ में आया? अभी तक हम लोग कैपेसिटेंस में घुसे नहीं है। क्या है कैपेसिटेंस की? नेक्स्ट, ये था हमारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, जब हमने किसी एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज किया तो इसमें नेगेटिव चार्जेस आने लगे, तब तक आने लगे जब तक अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। अगर अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया तो जब आप यहां से यहां तक अगर जाओगे, वार्डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। जबकि इंसुलेटर के केस में, डाइलेक्ट्रिक के केस में, जो डाइपोल से ऐसे अलाइन हुए हैं, उसके बावजूद इसके अंदर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तो कुछ लाइंस ऑफ फ्लो तो इसके अंदर से जा रहा है, ऐसे कुछ जा रहा है इसके अंदर से ऐसे, और कुछ आके नेगेटिव टर्मिनल पे खत्म हो गए। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, यहाँ से खत्म हो गए। तो देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, सो यू विल गेट ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स। डाइलेक्ट्रिक केस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा अबाउट द टू एंड्स जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, लेकिन इसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। क्या बात समझ में आया? When a conductor is exposed, when a conductor is exposed to an external electric field, it develops free charges at the two ends, but no potential difference. But when a dielectric is exposed, it develops a potential difference between the two ends. क्या बात समझ में आ रहा है? आया समझ में? Because of अगर हम कहेंगे Q amount of charge appearing at one end develop a potential difference V, then the capacitance is called Q by V. समझ में आ रहा है? कितना पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है उसको कहते हैं कैपेसिटेंस, Q by V। तो अब हम कैपेसिटेंस का डेफिनेशन हमें समझ में आया। क्या समझ में आया? समझ में आया कि व्हाट इज कैपेसिटेंस, व्हाट यू मीन बाय कैपेसिटेंस। पहले देखेंगे कैपेसिटेंस क्या है। अब हुआ क्या है, पहले डाइलेक्ट्रिक में जो डाइपोल्स थे वो कुछ ऐसे थे, ऐसे थे, क्लोज लुक करके थे। अब कैसे हैं? अब वो ऐसे हैं डाइपोल्स, पोलराइजेशन होने के बाद डाइपोल्स ऐसे हैं। अब देखो ये था नेगेटिव चार्ज, ये था पॉजिटिव चार्ज। जब एक पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे नेगेटिव चार्ज के पास आता है, वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क इज डन बाय द म्यूचुअल अट्रैक्शन, सो एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज से दूर लो तो वर्क इज डन अगेंस्ट द अट्रैक्शन फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। तो जब ऐसे था सिस्टम में एनर्जी वाज नील के बराबर, 0 के बराबर, देयर वाज नो एनर्जी। पर जब आप ऐसे अरेंजमेंट कर दिए हो तो देखो तो जबरदस्ती पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव रखे हो, नेगेटिव के साथ नेगेटिव रखे हो, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए डाइलेक्ट्रिक by exposing it to external electric field in terms of the dipole moment is called capacitance. कुछ बुक में लिखा है capacitance is the property to develop a potential difference when a charge Q is given। अब बोगस है, वो अपने हिसाब से जबरदस्ती खींच के कुछ भी बोलने थोड़ी होता है। तो capacitance क्या हुआ? The property of storing some electrostatic potential energy in terms of dipole moment in a dielectric by exposing it to external electric field। समझ में आया? तो लिखेंगे it is the property by virtue of which electrostatic potential energy or electrostatic energy is stored in a is developed in a
dielectric when it is exposed to external electric field. क्या बात समझ में आया? Yes, sir. ये एनर्जी कैसे स्टोर होता है? बाय अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स. If Q amount of charge appearing at two ends of the dielectric, appearing at two ends, develop a potential difference V, then capacitance is given by C is equal to Q by V, कूलम पर वोल्ट, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं फराड. स्कूल का नाम कूलम पर वोल्ट, घर का नाम फराड, तो हम लोग घर के नाम से बुलाते हैं. समझ में आया क्या? और Q amount of charge appearing at the two ends develop a potential difference V, capacitance is given by Q by V. क्या बातें समझ में आ रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा फीलिंग में आने लगा है कैपेसिटेंस क्या है. पॉइंट नंबर 5. कैसे क्वेश्चन आएगा? Q और V दिया रहेगा, C पूछेगा, C और Q दिया रहेगा, V पूछेगा, है ना, V इक्वल टू Q बाई C, और V एंड C दिया रहेगा, Q पूछेगा. जैसे आपके क्वेश्चन पूछते हैं वो बोर्ड्स में भी पूछते हैं. छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. ए 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर चार्ज टू 20 microfarad capacitor was charged to 10 volt. What is charge on it? आपको हो गया कि अरे चार्ज तो सीधी होता है. 20 माइक्रोफैराड है, 20 इंटू 10 पावर माइनस 6 और 10 वोल्ट है, so it is 200 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम और 200 माइक्रोकूलम. लेकिन थोड़ा ढंग से समझे. समझने के लिए तो फॉर्मूला लगा दिया, फटाफट बन गया. ठीक है, थोड़ी देर में इसको आएंगे. क्या समझ में आया? C और V दिया है तो Q कैसे निकालते हैं? Q इक्वल टू CV. काम बन गया नहीं? ठीक है. Now let us go for a parallel plate capacitor. ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पहले चीजें समझे क्या है ये. दिस कॉन्स्टिट्यूट्स टू सिमिलर conducting plates of equal area held parallel to each other with a small separation
सेपरेशन, ये स्मॉल को याद रखना, स्मॉल सेपरेशन। स्मॉल क्यों होना चाहिए बाद में देखेंगे, पढ़ेंगे हम लोग। बोल रहा है कि ये क्या है पैरेलल प्लेट का पैटर्न, इसमें होता क्या है कि दो प्लेट होते हैं, ये हुआ एक प्लेट कंडक्टिंग प्लेट, और ये हुआ एक कंडक्टिंग प्लेट, और ये हुआ दूसरा कंडक्टिंग प्लेट। और इनके बीच में कुछ गैप है, ये हो गया पैरेलल प्लेट का पैटर्न। इसका अगर एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है, और इनके बीच में जो गैप है वो काफी कम होता है, मे बी 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, सेंटीमीटर तक जाता नहीं है, मिलीमीटर नहीं होता है। समझ में आया? इसको पैरेलल प्लेट का पैटर्न कहते हैं। ये क्या है? कंडक्टिंग प्लेट है। अब बोलोगे सर अभी तो बताया कि कैपेसिटेंस जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक का होता है, ये कंडक्टिंग प्लेट यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये कंडक्टिंग प्लेट यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जब आप उनको कुछ चार्ज देते हो, दोनों का एरिया बराबर है, चार्ज देते हो तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। यहाँ पर कंडक्टिंग प्लेट है, डीएफ से चार्ज सरफेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जो डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे वो हमें कैपेसिटेंस इफेक्ट देगा। सो कैपेसिटेंस इफेक्ट इज नॉट बिकॉज ऑफ द प्लेट्स, इट इज बिकॉज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, क्योंकि किसी एक डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज करना था। तो हमने दो प्लेट लिया, किसी को चार्ज दे दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। ये दोनों प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में मदद कर रहे हैं, दे आर नॉट गिविंग कैपेसिटेंस। हु इज गिविंग कैपेसिटेंस? द डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन। इन दोनों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है वो कैपेसिटेंस इफेक्ट देगा। क्या बात समझ में आ रहा है? ये कैपेसिटेंस इफेक्ट आपको दे रहा है डाइलेक्ट्रिक। अगर ये पेपर है तो आप कहोगे इससे पैरेलल प्लेट पेपर कैपेसिटर। अगर ये एयर है, कुछ नहीं है, तो आप कहोगे पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। अगर ये माइका है तो पैरेलल प्लेट माइका कैपेसिटर। तो देखो कितना आसान है कैपेसिटर बनाना। दो कंडक्टिंग प्लेट ले लो, मान लो घर के दो स्टील थाली ले लो, थाली के बीच में पेपर रख दो, दो थाली को चिपका के रखो, बन गया कैपेसिटर। इट इज वेरी इजी टू मेक ए कैपेसिटर। समझ में आया? तो इसको कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका जो नेमिंग होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड। क्या बात समझ में आया? यस सर। यस। क्या होता है इसमें, हाउ इट फंक्शंस, डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटेंस। पहले वर्किंग, थोड़ा वर्किंग देखेंगे। क्या होता है कि हमने ले लिया दो प्लेट, ये एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, दोनों सिमिलर प्लेट से बराबर एरिया के हैं, उनके बीच में एक छोटा सा गैप है 100 मिलीमीटर का, और हमने क्या किया, इसको कोई एक बैटरी के क्रॉस में कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा? हुआ यूं कि दिस बीइंग कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे कुछ चार्जेस आ जाएंगे, क्यू चार्ज, कुछ चार्ज आएगा, कुछ चार्ज आएगा। ये जो क्यू चार्ज है उसके चलते जो फ्लक्स निकलेंगे वो यहाँ पे पहुंचेंगे, और कितना सारा फ्लक्स यहाँ से, अगर पास पास है तो यहाँ से निकलता हुआ सारा फ्लक्स इसमें पहुंचेगा, क्योंकि दोनों बराबर साइज के हैं। छोटे बड़े होते तो कुछ बात अलग होता, लेकिन दोनों बराबर साइज के हैं, पैरेलल भी है, पास पास भी है, तो यहाँ से निकलता सारा फ्लक्स यहाँ पे पहुंचेंगे, तो यहाँ पे होगा माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब इधर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ तो इधर प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा आउटसाइड में। ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये किस में इंड्यूस हुए? कंडक्टिंग प्लेट में हुए, तो दे आर ऑल फ्री चार्जेस। अब ये चार्जेस कनेक्टेड है टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो क्या करेंगे वो? दे विल पुल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हियर एंड अल्टीमेटली विल गेट न्यूट्रलाइज्ड। अल्टीमेटली क्या मिलेगा? यहाँ पर इस सरफेस में, इस सरफेस में सम पॉजिटिव चार्ज, ये सरफेस में सम नेगेटिव चार्ज, ना इधर कोई चार्ज है ना इधर कोई चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ लाइंस ऑफ फ्लक्स जा रहा है, तो लाइंस ऑफ फ्लक्स ऐसे ऐसे जाएंगे। सो यू विल फाइंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, नॉट आउटसाइड। नाउ व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर? यू से 0, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है।
लेकिन अभी अभी तो सर बताया कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q इक्वल टू CV। हाँ वो भी करेक्ट है। ये प्लस Q हुआ, ये माइनस Q हुआ, टोटल चार्ज हुआ 0। चार्ज ऑन द कैपेसिटर मींस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट। चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट। टोटल चार्ज कितना है? 0। समझ में आया क्या? ये याद रखने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहेंगे when connected across a battery, the plates acquire Q and minus Q charge। ठीक है, Q and माइनस Q चार्ज। ये Q और माइनस Q चार्ज ये डेवलप करते हैं कौन? दोनों प्लेट। where Q is equal to CV, but total charge on capacitor is 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर में टोटल चार्ज कितना है? 0। समझ में आ रहा है क्या? तो फिर चार्ज ऑन द कैपेसिटर बनता है, मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट Q इक्वल टू CV। ठीक है, भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस के बाद है। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. Point number 3 is the long question. Derivation of capacitance। कैपेसिटेंस का डेरिवेशन करना है। इस डेरिवेशन के दौरान हमें काफी चीजें फॉर्मूले सामने आएंगे। वो सारा फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, सारा फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल्स, ध्यान देना। तो हुआ यूं है कि यहाँ पर कोई एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, और अब हमने इसको मान लो कि यहाँ पर प्लस Q चार्ज है। कहाँ? अंदर। अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। सारा चीज लिखेंगे लंबा हो जाएगा, मेडिकल वाले ध्यान से देख लो। अच्छा, माइनस Q चार्ज है, और ये जो चार्जेस यहाँ पर है, सपोज हम कहेंगे ये जो चार्जेस है वो ऐसा है, और यहाँ पर जो चार्ज है वो ऐसा है। चार्जेस है लाइक दिस। Q चार्ज होने से अगर पोटेंशियल डिफरेंस V होगा तो कैपेसिटेंस होगा Q बाई V। हमारा मकसद क्या है? इसका कैपेसिटेंस निकालना। जब Q चार्ज दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बस यही हम जानना चाहते हैं। हमें भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, और ये दोनों प्लेट का एरिया A है, D है सेपरेशन। सारे बच्चों का लॉन्ग क्वेश्चन है। A इज प्लेट एरिया, D is plate separation। Now, पहला 5 flux coming out of one plate, flux coming out of positive plate is equal to flux reaching नेगेटिव प्लेट। क्या ये बात समझ में आ रहा है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो लाइन ऑफ फ्लक्स यहाँ से निकलेंगे वो ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। दे विल बी गोइंग लाइक दिस। द लाइन्स ऑफ फ्लक्स आर गोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। क्या बात समझ में आया? अब मैं निकालना चाहता हूं कि कितना फ्लक्स जा रहा है, कितना फ्लक्स जा रहा है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में। कितना? यू नो गॉस लॉ, ये पूरा प्लेट से कितना फ्लक्स निकलेगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए चार्ज ऑफ Q कूलम्स क्या होता है भाई गॉस लॉ? Q बाई एप्सिलॉन नॉट।
अगर हम मन ही मन में ऐसा कोई एक क्लोज सरफेस इमेजिन करेंगे, कितना फ्लक्स निकलेगा? जितना चार्ज इसके अंदर है, चार्ज है Q, तो फ्लक्स निकलेगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट बाई गॉस लॉ। तो हम कहेंगे दिस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द पॉजिटिव प्लेट। क्या बात समझ में आया? यस, ये हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। बिट नंबर 2। सो दीज आर द स्टेप्स टू डिराइव द कैपेसिटेंस। E, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। दोनों प्लेट के बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? ये जो एरिया ए है, ये सारा का सारा फ्लक्स एरिया ए पे ही तो जा रहा है। क्या कोई मुझे बताएगा, अगर 5 फ्लक्स जा रहा है ओवर एरिया ए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था फ्लक्स और एरिया को लेके? कितना था? इट वाज, भूल गए। देखो देखो देखो, आप लोगों को ये जानकारी होना बहुत जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ, कि हम भूलते भी हैं, तो सतर्क रहना। देखो तुम लोग टेस्ट दे चुके हो, अच्छा मार्क ला चुके हो, उसके बावजूद चीजें याद नहीं है। सो बैड। समीक्षा, if 5 amount of flux is passing over area A, what is the electric field? d5/ds। हाँ, d5/ds तो 5/a हुआ ना। तो एरिया A में जा रहा है 5 फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई? इट इज 5/a। दैट इज 5 का वैल्यू हम देख चुके हैं, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। ये पॉजिटिव प्लेट है, वो नेगेटिव प्लेट है। यहाँ से जो फ्लक्स निकलता है वहां पे वही फ्लक्स पहुंचता है। जितना एरिया में निकलता है उतने एरिया में घुस रहा है। क्या बता सकते हो कौन से प्लेट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग मिलेगा आपको? पॉजिटिव प्लेट के पास कि नेगेटिव प्लेट के पास? सेम मिलेगा। दैट मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया अनदर क्वेश्चन। The electric field inside a parallel plate capacitor is uniform or non-uniform? आप कहोगे यूनिफॉर्म। समझ में आया क्या? So it is a uniform electric field। क्या बातें समझ में आया? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नहीं सर, डिफिकल्ट तो लग रहा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है। नहीं सर, क्या लग रहा है? समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कुछ लग रहा है। क्या क्या लग रहा है? होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, हम निकाल दिए। हम क्या कर रहे हैं अभी? हम कर रहे हैं हाउ टू फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट। कैसे निकालेंगे? Q चार्ज दे चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देंगे Q बाई V। Q by V is the capacitance। अच्छा, how you find V? Bit number 3। V, the potential difference across plates। How you define? It is work done against। और सीधे लिखेंगे, डेफिनेशन क्यों लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का? हमें तो मालूम पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डिस्टेंस कितना है? d। जब यहां से यहां तक आएंगे, वर्क डन अगेंस्ट E क्या हो जाएगा? E into D। The potential difference is E into D। What is that? E into D। E तो था Q by A epsilon naught into D। अच्छा, तो फिर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? It is Q charge supplied and V potential difference developed। तो Q by V करो, क्या मिला देखो तो? It is coming A epsilon 0 D, A epsilon 0 by D। क्या मिला कैपेसिटेंस? A epsilon 0 by D। क्या चीजें समझ में आया? Yes। So the capacitance is coming out to be A epsilon naught by D।
बढ़िया। सारा फॉर्मूला को याद रखना, न्यूमेरिकल करने के लिए ये सारा चीज की जरूरत है। फाई क्या है, ई क्या है, सी स्क्वायर क्यू बाई वी एप्सिलॉन बाई डी, कैपेसिटेंस क्या हो गया, देख रहे हो। जैसे हमारा रेजिस्टेंस आर क्या था, वी बाई आई, पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट। क्या वी या आई को छेड़खानी करने से आर बदलता था? नहीं, ये तो डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता था और मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता था, रो एल ए के ऊपर डिपेंड करता था। सिमिलरली सी स्क्वायर क्यू बाई वी, क्यू को बढ़ा देंगे, कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है ए, डी और एप्सिलॉन जीरो के ऊपर। क्या बात समझ में आया? सो कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? द डायमेंशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, कितना एरिया है, कितना थिकनेस है, क्योंकि बीच का डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस कितना है, डी है, और उसका परमिटिविटी क्या है। तो क्या लिखेंगे? कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस ऑफ dielectric, dimensions of dielectric and the nature of dielectric। ठीक है, ये नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों प्लेट के बीच में हमने एयर रख दिया था, तो कैपेसिटेंस बन गया ए एप्सिलॉन जीरो बाई डी। अगर एयर बिना रखे मान लो मैं कुछ पेपर रख देता या फिर ऑयल में डुबो देता, तो कैपेसिटेंस कुछ अलग हो जाता। क्या हो जाता? एप्सिलॉन जीरो की जगह एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर हो जाता। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिखेंगे इफ a dielectric of constant epsilon r fills the space between plates, तो then कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? a एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर बाई डी। क्या चीजें समझ में आ रहा है? Yes sir. यस। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? ए एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर बाई डी। हाँ, फिर ये एयर कैपेसिटर, देन इट इज ओनली ए एप्सिलॉन जीरो बाई डी। अगर उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है तो इट इज ए एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर बाई डी, ऐसे करके होता है कैपेसिटेंस। क्या ये सारा चीजें आपको हजम हो रहे हैं? समझ में आया कि नहीं आया? अब गोलक बताएगा। गोलक बताओ, कोई कैपेसिटर है, उसमें 10 वोल्ट का बैटरी लगाएंगे तो ज्यादा कैपेसिटेंस होगा कि 20 वोल्ट का बैटरी लगाएंगे तो ज्यादा कैपेसिटेंस होगा? हमारे पास ये फॉर्मूला है, V को बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, अच्छा, उसके पास माइक्रोफोन नहीं। इट विल नॉट बी अफेक्टेड। वेरी गुड बेटा। तो V को बढ़ाओ, कैपेसिटेंस विल नॉट बी अफेक्टेड, क्योंकि कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? डायमेंशंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक के ऊपर। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर जो हमें अभी डिराइवेशन किए, देखो कहां से, अगर एग्जाम में आया लिखने के लिए, क्या लिखने के लिए आया? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सारे बोर्ड को बता रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहां से शुरू करना है आपको यहां से शुरू करना है, डिराइवेशन ऑफ कैपेसिटेंस, और ये 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। अब ऐसे स्टेप वाइज लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये
क्या समझ में आ रहा है? Yes. अब इसके ऊपर हमें बहुत आगे जाना है। द फैक्ट्स रिलेटेड टू कैपेसिटेंस, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमें नोट करना है। बट आई हैव सम रिजर्वेशन टुडे, वी शैल सी इन द नेक्स्ट क्लास। किया गया पॉइंट नंबर 5 में। ये क्या थी? अच्छा, पार्लर प्लेट कैपेसिटर का पॉइंट नंबर 4 में आएगा। एंड दीज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर शेयर कर दूंगा और फिर हम लोग क्लास में इसको कर लेंगे। न्यूमेरिकल देख के आओगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हम लोग क्लास में ही कर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, आज की क्लास यहाँ पर मुझे विदाई दो, मेरा बहुत काम है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you, sir.